न्यूज ब्लास्ट की ओर नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। सत शर्मा बने हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने ये बड़ा बदलाव किया है। वहीं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले सत शर्मा को बनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष। आपको जानकारी दें, 2014 से 2018 तक जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं सत शर्मा, और बीजेपी ने इस बार चुनाव में सत शर्मा को टिकट नहीं दिया था। वहीं रैना को इस बार चुनाव में नौशीरा से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, सत शर्मा को बनाया गया है जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष यानी कि रविंद्र रैना को एक नई जिम्मेदारी बीजेपी के द्वारा सौंपी गई है और उन्हें बना दिया गया है राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य। नियुक्ति उनकी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले सत शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन बात अगर हम करें 2014 से 2018 तक की, तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी सत शर्मा रह चुके हैं। यानी कि सीधे शब्दों में आप समझिए कि उनका अनुभव काफी ज्यादा अच्छा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में सत शर्मा को टिकट नहीं दिया था। वहीं अगर रैना की बात की जाए तो रैना को इस बार चुनाव में नौशीरा से हार का सामना करना पड़ा था। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है। जवाहर पासवान की बात कर रहे हैं। जवाहर पासवान बीजेपी छोड़कर हेमंत सोरेन की पार्टी में शामिल हो गए हैं और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी में शामिल करवाया है। एक जनसभा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली गई है और भाजपा को सूखता पेड़ बताया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। इस वक्त स्क्रीन पर आप तस्वीर भी देख रहे हैं जहां पर सदस्यता उनके द्वारा ली गई है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टी जो है पार्टी के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन उससे ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को अब एक बड़ा झटका लगा है। उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है। जवाहर पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और हेमंत सोरेन की पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। और इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक जनसभा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्या उनके द्वारा ली गई है। भाजपा को सूखता पेड़ भी हेमंत सोरेन के द्वारा इस दौरान बताया गया है। हालांकि देखना होगा कि अब आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रहती है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्सर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां पर कई दिग्गज चेहरे पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक स्ट्रैटेजी के साथ में जरूर तैयार रहती है और एक बैक सपोर्ट जरूर होता है। हालांकि देखना होगा कि एक बड़ा झटका तो भारतीय जनता पार्टी को लगा है, लेकिन इससे ओवरकम पार्टी किस रूप में करती है और क्या कुछ स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की आगे की रहने वाली है। विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, एक दिवसीय ब्रिस्बेन दौरे पर है जयशंकर, जहां उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के उस वादे को पूरा करने आया हूं जो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर किया था कि वह ब्रिस्बेन में एक वाणिज्य दूतावास खोलेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है और बढ़ने के साथ ही मजबूत होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता, क्योंकि ये तो मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरे देशों के साथ में भारत के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर के ऑस्ट्रेलिया के दौरे की। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वो रहे, एक दिवसीय दौरा उनको ऑस्ट्रेलिया का रहा। ब्रिस्बेन के दौरे पर जयशंकर रहे और उन्होंने वहां पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक वादा किया गया था और आज मैं आया हूं उसी वादे को पूरा करने के लिए। अब जानते कि वो वादा क्या था। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा था कि ब्रिस्बेन में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे और उसी को लेकर के एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हैं। पिछले 10 वर्षों की अगर बात की जाए तो पिछले 10 वर्षों में हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है, यानी कि भारत में विकास हुआ है और अपार विकास हुआ है, जो कि जनता भी महसूस कर पा रही है और बढ़ने के साथ ही मजबूत होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता। और देखिए, अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कुमारी शैलजा को मिल सकती है कोई बड़ी जिम्मेदारी।
ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जारी महाराष्ट्र की स्टार प्रचारक की सूची में ये कयास लगना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सूची में नीचे कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर देखने को मिल रहे हैं। और इससे पहले इस तरह की लिस्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी होती थी। एआईसीसी सूत्रों का ये दावा भी सामने आया है। केसी वेणुगोपाल थे उस दिन दिल्ली से बाहर और कुमारी शैलजा थी दिल्ली में। ऐसे में महाराष्ट्र वाली लिस्ट पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए होंगे, ये बयान हालांकि सामने आ गया है। लेकिन कयासों का बाजार गर्म है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुमारी शैलजा को पार्टी के द्वारा कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पिछले दिनों हमने देखा था कि महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक की एक सूची आई थी। उस सूची के अंदर कई सारे नाम शामिल थे, लेकिन जो हस्ताक्षर थे, अगर उस पूरी सूची के अंदर आप नीचे साइन देखेंगे, सिग्नेचर देखेंगे, हस्ताक्षर देखेंगे, तो उसके अंदर कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर देखने को मिल रहे थे। इससे पहले इस तरह की लिस्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी की जाती थी, यानी कि जो लास्ट में सिग्नेचर होता था वो केसी वेणुगोपाल का होता था। एआईसीसी सूत्रों का दावा भी इसके ऊपर सामने आ चुका, यानी कि एक स्पष्टीकरण दिया गया है। वो स्पष्टीकरण ये है कि केसी वेणुगोपाल उस दिन दिल्ली से बाहर थे और इसलिए कुमारी शैलजा दिल्ली में मौजूद थी और इसलिए उनके हस्ताक्षर इस सूची पर करवाए गए हैं, यानी कि जो स्टार प्रचारक की जो सूची आई थी उस पर इसलिए उनके सिग्नेचर हुए हैं। हालांकि अभी तक यही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी आगे दे सकती है। मिशन झारखंड पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की सिंहभूम में जनसभा है। सोरेन सरकार पर अमित शाह के द्वारा निशाना भी साधा गया। अमित शाह ने कहा कि सोरेन सरकार आदिवासियों के खिलाफ है। इससे पहले आपको याद होगा, मैं आपको एक खबर बता रही थी और वहां पर सोरेन ने कहा था भारतीय जनता पार्टी को सूखता पेड़, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पलटवार करने से पीछे नहीं हटती है। और क्योंकि जब अमित शाह पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, तो उन्होंने भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जमीन हड़पने वालों पर एक्शन होगा, पेपर लीक माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। हमने आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया गया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लेकर आएगी। इसके अलावा जिक्र अमित शाह ने यूसीसी का भी किया। यूसीसी के खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। यूसीसी आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, ये तमाम बातें कही गई है। झारखंड में हालांकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका तो लगा है, लेकिन जब झारखंड का दौरा रहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, तो अमित शाह का जोरदार स्वागत भी वहां पर किया गया। उनकी एक बड़ी सभा हुई जहां पर भी बड़ी संख्या के अंदर लोग पहुंचे और उन लोगों के अंदर उत्साह भी काफी ज्यादा नजर आया। अमित शाह की सिंहभूम में जनसभा हुई और उस दौरान उन्होंने सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार आदिवासियों के पूरी तरीके से खिलाफ है। जमीन हड़पने वालों पर हम लोग एक्शन लेंगे। पेपर लीक माफियाओं को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने आदिवासियों की बेटी को राष्ट्रपति बनाया है। बीजेपी झारखंड में परिवर्तन लेकर के आएगी। क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है, किस आधार पर काम किया जाएगा, वो बताते भी अमित शाह नजर आए। इसके अलावा यूसीसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। यूसीसी आदिवासियों पर बिल्कुल लागू नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर चाचा भतीजे की लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है। यहां से चुनाव लड़ रहे हैं उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके सामने है शरद पवार के पुत्र योगेंद्र पवार को टिकट दिया गया है। अजित पवार के सगे भतीजे हैं, छोटे भाई श्रीनिवास के पुत्र है योगेंद्र, और परिवार में आपस में चुनाव लड़ने की परंपरा अजित पवार के द्वारा शुरू की गई है। सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा को बनाया गया था उम्मीदवार, और अब विधानसभा चुनाव में शरद पवार का जवाबी राजनीतिक दाव है। विधानसभा चुनाव में सगे भतीजे का सामना कर रहे हैं अजित पवार, क्योंकि बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिल रही है, ये पहली बार नहीं है जो कि महाराष्ट्र की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले भी इसी तरह से महाराष्ट्र में तस्वीरें सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर चाचा भतीजा की लड़ाई देखने को मिल रही है। यहां से चुनाव लड़ रहे हैं उप मुख्यमंत्री अजित पवार, खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने शरद पवार ने अपने पुत्र यानी कि योगेंद्र पवार को टिकट दे दिया है। यानी कि परिवार के अंदर ही ये जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, जो राजनीतिक दंगल है, देखने को मिलेगा। अजित पवार के सगे भतीजे हैं, छोटे भाई श्रीनिवास के पुत्र है योगेंद्र, जिसके सामने वो जाने वाले हैं। और परिवार में आपस में चुनाव लड़ने की परंपरा जो शुरू की थी, वो शुरू की थी अजित पवार ने। क्योंकि आपको याद होगा, सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी
सुनेत्रा को उम्मीदवार उस वक्त बनाया गया था। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में और विधानसभा चुनाव में शरद पवार का जवाबी राजनीतिक दाव देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में सगे भतीजे का सामना कर रहे हैं अजीत पवार। हालांकि देखना होगा कि जब ये दोनों चुनावी दंगल में आ चुके हैं तो किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से 1 दर्जन सीटें चाहती है सपा और सपा के 5 मुस्लिम उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं अखिलेश यादव। महाराष्ट्र के सबसे बड़े सपा नेता अबू आजमी दे चुके हैं चेतावनी कि मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो 25 सीटों पर लड़ने की हमारी तो पूरी तैयारी है। फिलहाल देखो और इंतजार करो कि नीति पर चल रही है कांग्रेस। हरियाणा में हार के बाद महाराष्ट्र में दबाव में है कांग्रेस और इसलिए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की 1 दर्जन सीटों पर सपा यानी कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार चाहती है। समाजवादी पार्टी के 5 मुस्लिम उम्मीदवार घोषित अखिलेश यादव पहले ही कर चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सबसे बड़े सपा नेता अबू आजमी अब इस पूरे मामले को लेकर चेतावनी भी दे चुके हैं, यानी कि इस फैसले को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। उनके द्वारा साफ कह दिया गया है कि अगर मांग के मुताबिक हमको सीटें नहीं मिली तो हम तो 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि हमारी पार्टी तो पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग बातचीत जरूर कर रहे हैं, कांग्रेस से बातचीत की जा रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आपस में बातचीत चल रही है, लेकिन अगर कांग्रेस नहीं मानती है, अगर हमको हमारी मांगों के मुताबिक सीट नहीं दी जाती है तो हम झुकेंगे नहीं, बल्कि हम लोग पूरी रणनीति के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में हम पूरी तरीके से तैयार है और 25 सीटों पर हम उम्मीदवार उतार सकते हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि फिलहाल देखो और इंतजार करो, यानी कि वेट एंड वॉच कि आखिर क्या कुछ होता है, किस नीति पर चल रही है कांग्रेस पार्टी, ये देखना होगा। हरियाणा में हार के बाद महाराष्ट्र में फिलहाल कांग्रेस दबाव में है। ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जो मांग कर रही है सीटों की, क्या कांग्रेस पार्टी वो दे पाती है, या फिर समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो क्या ऐसा देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों पार्टी अलग अलग होकर चुनाव लड़ती हुई वहां पर नजर आएगी। हालांकि अंदरूनी बात दोनों पार्टियों के बीच में चल रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इसमें क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा। और गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बन सकते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 2025 के गणतंत्र दिवस की हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर भारत के मेहमान हो सकते हैं प्रबोवो सुबियांतो। भारत के इंडोनेशिया सरकार के साथ में उच्च स्तरीय वार्ता अब जारी है। भारत की तरफ से राष्ट्रपति सुबियांतो को भेजा जा सकता है निमंत्रण। गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग ले सकती है इंडोनेशिया की सेना। इस महीने G20 समिट में भाग लेने के लिए ब्राजील जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत भी संभव बताई जा रही है। अब आप जरा अनुमान लगाइए कि कितना मान भारत का बढ़ेगा, क्योंकि G20 का आपको वो दृश्य तो याद होगा जब G20 का आयोजन हुआ था भारत के अंदर और कितने सारे मेहमान अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन इस बार अनुमान ये भी है कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बन सकती है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 2025 के गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियों क्योंकि अभी से शुरू हो चुकी है और इस बार ये पूरी आशंका जताई जा रही है, पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रबोवो सुबियांतो जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद रह सकती है। भारत की इंडोनेशिया सरकार के साथ उच्च स्तरीय वार्ता भी हालांकि की जा रही है। भारत की तरफ से राष्ट्रपति सुबियांतो को निमंत्रण भेजा जा सकता है। गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले सकती है इंडोनेशिया की सेना भी और इसलिए उस दिन सबकी निगाहें टिकी होगी भारत पर। इसी महीने G20 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील जाएंगे और उस मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ में बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभव बताई जा रही है। और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी विदेश यात्रा पर जाएंगे। 4 देश की यात्रा पर जाएंगे वासुदेव देवनानी। राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए देवनानी जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सम्मेलन में भाग लेंगे। 5 से 8 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा होगी और उसके बाद में पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान जाने का भी उनका आगे का कार्यक्रम रहने वाला है। वासुदेव देवनानी 20 नवंबर को वापस दिल्ली लौट आएंगे और इस अध्ययन यात्रा के दौरान देवनानी इन देशों में भारत के राजदूतों से मुलाकात करेंगे। वासुदेव देवनानी इन देशों के विधायी निकायों का भी अवलोकन करते हुए नजर आएंगे, यानी कि विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी जो कि विदेश यात्रा पर रह सकते हैं। 4 देशों की यात्रा उस वक्त को करते नजर आएंगे। राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में भाग लेने देवनानी ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, जहां
आयोजित इस सम्मेलन में भाग लेंगे। 5 नवंबर से 8 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया की उनकी यात्रा रहने वाली है और उसके बाद में पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया वो जाएंगे, सिंगापुर वो जाएंगे, जापान वो जाएंगे। यहाँ का दौरा उनका रहने वाला है और उसके बाद में 20 नवंबर को वापस से दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। और इस अध्ययन यात्रा के दौरान देवनानी इन देशों में भारत के राजदूतों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करते हुए नजर आएंगे। वासुदेव देवनानी इन देशों के विधायी निकायों का अवलोकन करेंगे, संसदीय प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक मूल्यों का अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन यात्रा से राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली को भी एक नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी।